Hello everyone, welcome to City Online Classes. This is Dr. Jitu Singh. Today I will teach you microeconomics first semester 4th unit for learners. Students, आज हम आपके साथ अगला टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा टॉपिक है लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। भारत में भूमि सुधार। भारत में भूमि सुधार की ज़रूरत क्यों पड़ी? एक्चुअली में हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री है, कृषि प्रधान देश है। और हमारी देश में जो एग्रीकल्चर की कंडीशन है, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था तब हमारे देश की जो कंडीशन है एग्रीकल्चर की बहुत अच्छी थी। हमारा जो कंट्री है वो एग्रीकल्चरल कंट्री के साथ साथ एक सेल्फ रिलायंस और सेल्फ इस्टेब्लिश कंट्री था, जबकि हमारा देश आत्मनिर्भर था। लेकिन जब अंग्रेज़ों ने यहाँ पे अपना आधिपत्य जमाया तो क्या हुआ कि अंग्रेज़ों ने यहाँ पे जितना भी यहाँ पे जो भी हमारे पास गोल्डन वर्ड के नाम से हमारा कंट्री जाना जाता था, सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंसेस हुआ तो उन्होंने क्या किया, यहाँ से जितना भी गोल्ड था, जितनी भी हमारे पास रॉ मटेरियल्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर्स में, वो सारा का सारा वो अपने यहाँ ले जाते थे। सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पस से वो यहाँ पे आए और यहाँ पे उन्होंने क्या किया, हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर में अपनी बिजनेस पर्पस से, ट्रेड पर्पस से उन्होंने यहाँ पे रॉ मटेरियल्स को कल्टीवेट करने के लिए बोला और सिर्फ वही चीज़ें कल्टीवेट की गई जो उनके फ़ायदे में थी। तो इस तरह से हमारे यहाँ से जो रॉ मटेरियल्स थे वो 10 में ले जाते थे और वहाँ से कंप्लीट गुड्स के रूप में प्रिपेयर करके हमारी ही कंट्री में वो क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे और इस तरह से 100 में वो चीज़ें हमें सेल करते थे। तो पूरी तरह से हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता था। जब हमारी कंट्री में ब्रिटिशर्स का किसी प्रकार का कोई इंटरफेरेंसेस नहीं था, जब हमारा देश अंग्रेज़ों के चंगुल में नहीं था, तब क्या था कि हमारी कंट्री के जो किसान थे, फार्मर थे, वो अपनी ज़रूरतों की चीज़ों को उगाते थे, कल्टीवेट करते थे और अच्छे से अपना जीवन यापन करते थे और आत्मनिर्भर थे। उन्हें किसी प्रकार की कोई ज़रूरत नहीं थी कि वो अदर कंट्री से क्या करते, कोई सामान अपनी ज़रूरत का इंपोर्ट करते, बल्कि उनके पास इतना ज़्यादा था कि अदर कंट्री यहाँ पे आके ट्रेड कर सकता था, हमारी कंट्री से चीज़ें ले सकते थे। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी, जब ब्रिटिशर्स का इंटरफेरेंसेस हुआ तो यहाँ पे उन लोगों ने बहुत सारे भूमि व्यवस्थाओं के लिए बहुत सारे अरेंजमेंट किए रेंट वसूलने के लिए। तो पहली जो व्यवस्था थी, पहली जो भूमि व्यवस्था उन्होंने स्टार्ट की थी, जिसे जमींदारी व्यवस्था के नाम से जाना जाता है, स्थायी बंदोबस्त के नाम से भी जाना जाता है। तो उन्होंने जमींदारी व्यवस्था में क्या किया था कि जमींदारों को एज अ इंटरमीडिएट्स, एज अ नॉमिनल हेड उन्होंने बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि अंग्रेज़ों को कन्वर्सेशन की प्रॉब्लम होती थी और अगर वो अपने किसी बंदे को यहाँ पे रखते रेंट वसूलने के लिए तो उसे ज़्यादा पैसे में उन्हें रखना पड़ता। तो उन्होंने क्या किया, हमारे ही बीच का एक पर्सन चूज़ किया जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा होता था, उनके कन्वर्सेशन को भी अच्छे से समझ लेता था और यहाँ किसानों के कन्वर्सेशन को भी अच्छे से समझ लेता था। तो यहाँ पे जो लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, कन्वर्सेशन प्रॉब्लम थी, वो कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट हो गई और उन्होंने लैंडलॉर्ड को, जमींदारों को ये काम सौंपा कि जो किसान हैं उनकी उपज का आधा भाग उन्हें दिया जाए, बाकी का सारा किसी एज अ रेंट जमींदार के द्वारा वसूल किया जाए और ये ब्रिटिशर्स को सौंप दिया जाए। तो जमींदारों ने क्या किया, 10/11, 11 में से 10 भाग ब्रिटिशर्स को दे दिया जाता था। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। और 11 में से 1% जो है, 1% जमींदार अपने पास रख लिया जाता था। लेकिन किसानों को कितना दिया जाता था? सिर्फ और सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए, फॉर लिवलीहुड्स, उनको बहुत ही एनएफ जीविकोपार्जन के लिए ही उन्हें क्रॉप जो फसल थी वो प्रोवाइड किए जाते थे और एक्सेस कुछ भी उन्हें प्रोवाइड नहीं किया जाता था। तो इस तरह से जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया, एबोलिशन ऑफ इंटरमीडिएट्स, जो मध्यस्थ की भूमिका निभाते थे, बिचौलिए की भूमिका निभाते थे, जिन्हें हम जमींदार के नाम से जानते हैं, उन्हें ख़त्म किया गया। और ख़त्म करके हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि जो जमींदारी व्यवस्था थी, जिसे हम स्थायी बंदोबस्त के नाम से जानते हैं, स्टेबल अरेंजमेंट या जमींदारी मैनेजमेंट के नाम से जानते हैं, वो स्टार्ट किया गया था 1793 में। और किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था?
लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जब ये जमींदारी व्यवस्था आई थी तो सबसे पहले कहाँ पे इसे स्टार्ट किया गया था? इसे स्टार्ट किया गया था लाइक कुछ पर्टिकुलर स्टेट थे वहाँ पे, लाइक बिहार में, बंगाल में इसे स्टार्ट किया गया। और इसे स्टार्ट करने का मेन मोटो क्या था? लाइक लैंडलॉर्ड को एज अ नॉमिनल हेड बनाना, रेंट वसूल करने के लिए। उसके बाद दूसरी जो व्यवस्था अरेंज की गई थी किसके द्वारा? ब्रिटिशर्स के द्वारा। वो थी आपकी रैयतवारी व्यवस्था। रैयतवारी व्यवस्था इसका भी कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक यही काम था, लेकिन रैयतवारी में क्या था कि डायरेक्ट जो फार्मर्स थे उनसे रेंट वसूला जाता था। और उसके बाद महलवारी व्यवस्था अरेंज की गई। महलवारी व्यवस्था उसमें भी क्या किया गया? जो महलवारी व्यवस्था थी उसमें भी लाइक जो भूमि व्यवस्थाएं थीं, रेंट वसूलने का जो काम था उसके अंतर्गत किया गया। और इस तरह से देखेंगे कि जब हमारा देश आज़ाद हुआ था तो जो एबोलिशंस ऑफ इंटरमीडिएट्स थे, जो ज़मींदार थे, उनको ख़त्म किया गया। क्योंकि जो ज़मींदार थे जब तक वो नॉमिनल हेड थे तब तक कोई फार्मर इनिशिएटिव नहीं लेता था। क्यों नहीं लेता था? क्योंकि हर किसान को पता था कि अगर वो कोई इनिशिएटिव लेता भी है, अगर कोई वो मेहनत से कोई इम्प्रूवमेंट लाता भी है, प्रोडक्शन करता भी है, तो उसको तो सिर्फ एज अ लेवलीहुड, एज अ जीविकोपार्जन, सिर्फ हाफ प्रोडक्शन ही, सिर्फ जितना कल्टीवेट करता था उसका आधा फसल ही दिया जाता था, बाकी का सारा एज अ रेंट वसूल लिया जाता था। तो जो किसान था वो कभी इनिशिएटिव नहीं लेता था। जब वो इनिशिएटिव नहीं लेगा तो उसका जो प्रोडक्शन है और जो प्रोडक्टिविटी है वो फॉल करेगी। तो जब गवर्नमेंट ने इंटरमीडिएट्स या जमींदारी प्रथा को जब ख़त्म किया तो कहीं ना कहीं सबसे पहले उन्होंने क्या किया? एज अ नॉमिनल हेड अब किसान को बना दिया। और उस टाइम जो ओनरशिप थी गवर्नमेंट ने 200 लैक्स ओनरशिप प्रोवाइड की थी। इसे किसानों ने क्या किया? इनिशिएटिव लिया और वो हाई यील्डिंग सीड्स यूज़ करने लगे, इरिगेशंस अच्छे सिंचाई के जो पैटर्न्स थे वो यूज़ करने लगे। और इस तरह से उन्होंने क्या किया? प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट दिखा, क्योंकि अब उन्हें उनकी जो ओनरशिप थी वो उनके हाथों में सौंप दी गई। अब इसमें किसी प्रकार का कोई मिडिएटर नहीं होता था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्या है? सीलिंग एंड लैंड होल्डिंग्स। इसमें क्या होता था? सीलिंग में क्या होता है कि जो लैंड होती है उसकी एक लिमिट फिक्स कर दी जाती है। मीन्स जमींदारों के पास एक्सेस लैंड होता था। जब एक्सेस लैंड होता था, लेकिन जो एक्चुअल में फार्मर होता है, जो किसान होता है, जो एक्चुअल में कल्टीवेशन करता है, फार्मिंग करता है, उसके पास नॉर्मल सा लैंड होता था, ना के बराबर, जैसे हम मार्जिनल लैंड के नाम से जानते हैं, सीमांत भूमि के नाम से जानते हैं। और इस तरह से जो कृषक थे, जो फार्मर थे, वो किसी प्रकार का, उनके पास इतनी कम लैंड होती थी कि वो ना तो उसमें ट्रैक्टर यूज़ कर सकते थे, ना कोई न्यू टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते थे, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बहुत ज़्यादा आता था। तो इस तरह से वो बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव नहीं लेते थे। लेकिन जब गवर्नमेंट के द्वारा सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग की जो सिस्टम प्रोवाइड किया गया, लाइक एक लैंड की एक लिमिट प्रोवाइड की गई। लैंड का लिमिट का मतलब है, मान लीजिए एक लैंडलॉर्ड है, उसके पास मान लीजिए 100 एकड़ लैंड है, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या डिसाइड किया है कि अगर किसी के पास एक्सेस है तो उसे सिर्फ मान लीजिए 20, अगर उसके पास 100 एकड़ है तो उसे उसके पास 20 एकड़ ही अवेलेबल होनी चाहिए, और एक्सेस जितनी भी होगी सारी की सारी मीन्स 80 एकर्स जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा ले लिया जाएगा, और ये ज़मीन उसे दिया जाएगा जिसके पास बहुत मार्जिनल लैंड है या लैंड ही नहीं है। तो इस तरह से क्या होगा कि जो गरीब तबके के जो किसान थे, फार्मर्स थे, वो कहीं ना कहीं बहुत मन लगा के उन्होंने कल्टीवेशन किया, फार्मिंग किया, और प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हुई। नेक्स्ट, कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग। यहाँ पे कंसोलिडेशन का मतलब होता है कि जो लैंड है उसे चक के रूप में परिवर्तित करना। मीन्स होता क्या था कि जो स्मॉल और स्कैटर्ड लैंड होती थी, इधर उधर बिखरे हुए खेत थे, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा आती थी। तो गवर्नमेंट ने क्या किया कि अगर किसी के लैंड बहुत इधर उधर बिखरी हुई होती थी या स्मॉल स्कैटर्ड लैंड होती थी, तो उतने ही लैंड, उतने ही
आकार का जो लैंड था वो एक जगह प्रोवाइड करती थी गवर्नमेंट, और इस तरह से जब एक जगह घर के नियरेस्ट प्रोवाइड किया जाता था तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम आता था। अब वो अच्छे से उसमें ट्रैक्टर भी यूज़ कर सकता है और जो भी न्यू टेक्नोलॉजी है वो अच्छे से यूज़ कर सकता है। प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों ही इम्प्रूव हुआ। उसके बाद यहाँ पे स्टूडेंट्स कोऑपरेटिव फार्मिंग है, ऑपरेटिंग नहीं है। कोऑपरेटिव फार्मिंग मीन्स जॉइंट फार्मिंग। जॉइंट फार्मिंग का मतलब क्या होता है? एक साथ किसानी करना, फार्मिंग करना, कल्टीवेशन करना। मीन्स होता क्या था कि जब सिंगल कोई किसान कोई बीज लेने जाता था, मान लीजिए अगर वो 100 रुपीज़ के बीज लेने जाता है तो उसे ज़्यादा का मिलेगा, लेकिन क्योंकि वो किस में लेने जा रहा है, लाइक रिटेल में अगर आप कोई चीज़ लेते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो चीज़ महंगी होगी, लेकिन कहीं अगर आप वो चीज़ बड़े लेवल पे, बल्क लेवल पे परचेज़ करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी कम आएगी, क्योंकि बल्क में चीज़ें क्या होती हैं, सस्ती होती हैं। तो अब यहाँ पे जॉइंट फार्मिंग में क्या हुआ कि सभी जो जितने भी गवर्नमेंट ने क्या कहा कि आप लोग जॉइंट फार्मिंग करो, जॉइंट फार्मिंग करो। सारे के सारे किसान आपस में मिल के, कुछ लोग एज अ ग्रुपिंग में एग्रीकल्चर फार्मिंग करो। तो ग्रुपिंग में क्या हुआ कि अगर ग्रुपिंग में 10 लोग या 5 लोग आपस में मिल के कल्टिवेशन करते थे, फार्मिंग करते थे, तो अब बीज भी ज़्यादा लाने की ज़रूरत होगी। पहले 100 रुपये का बीज आता था, अब यहाँ पे लाइक 1000 रुपये का बीज की ज़रूरत है। तो जब 1000 का बीज आएगा तो ऑब्वियस ही बात है आप बल्क में बीज ले रहे हो, सीड्स ले रहे हो, तो आपको वो सस्ता मिलेगा, क्योंकि होलसेल में जब चीज़ें परचेज़ की जाती हैं तो उसका कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, उसका जो कॉस्ट है, उसका जो परचेजिंग है वो कम होता है। तो यहाँ पे मीन्स जॉइंट फार्मिंग में क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम आया। अब जब जॉइंट फार्मिंग की जाती थी, जो बीज होते थे वो सस्ते होते थे और जो भी फैसिलिटीज़ बोरो की जाती थी वो भी कम कॉस्ट ऑफ, उनकी भी कॉस्ट बहुत कम आती थी। तो इससे जब प्रोडक्शन होता था तो प्रोडक्शन में अच्छा खासा फार्मर को मार्जिन मिलता था, और इससे जो जॉइंट फार्मिंग है उससे फार्मर को काफ़ी प्रॉफिट हुआ। अब हम देखेंगे कुछ जनरल रिफॉर्म्स हैं, लाइक एक्सपेंशंस ऑफ इरिगेशंस फैसिलिटीज़। अब जो भी इम्प्रूवमेंट किए गए लैंड रिफॉर्म, भूमि में जो सुधार किए गए, लैंड रिफॉर्म का मतलब होता है दोबारा से फॉर्म में आना, दोबारा से भूमि में कुछ ऐसे चेंजेस करना जिससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में इम्प्रूवमेंट देखने को मिले। तो यहाँ पे जनरल रिफॉर्म्स हैं। जनरल रिफॉर्म्स में इरिगेशंस फैसिलिटी प्रोवाइड की गई, किसके द्वारा? गवर्नमेंट के द्वारा 1951 में। और क्यों प्रोवाइड की गई? क्योंकि हमारे देश के जो किसान हैं वो अधिकतर मानसून पे डिपेंड होते थे और मानसून कई बार आता नहीं था। इससे क्या होता था कि जो एक तरह से जो फार्मिंग होती थी वो कहीं ना कहीं बेकार हो जाती थी। तो पूरी की पूरी जो एग्रीकल्चर है, वो फार्मिंग है, वो पूरी की पूरी किस पे डिपेंड है? इरिगेशन पे डिपेंड है, सिंचाई पे डिपेंड है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1951 में 17% क्या किया, इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड की। तो इस तरह से क्या है कि अगर सिंचाई मेन होता है, अगर पानी ही नहीं होगा तो आप प्रोडक्शन कैसे कर पाएंगे? आपके पास नई टेक्नोलॉजी है, आपके पास लैंड भी है, आपके पास हाई यील्डिंग सीड्स भी है, लेकिन अगर आपके पास सिंचाई के प्रॉपर साधन नहीं है, प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में से कुछ भी नहीं होगा। यहाँ पे नेक्स्ट देखेंगे इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट। अब यहाँ पे संस्थागत जो कि क्रेडिट है, साख है, वो कौन प्रोवाइड करता है? नाबार्ड। क्या है नाबार्ड जो है वो कौन है? एपेक्स इंस्टीट्यूशंस है, मीन्स हेड इंस्टीट्यूशंस है। कौन से? जो भी रूरल बैंक हैं, जितने भी आपके लाइक रीजनल बैंक हैं, उन सबका हेड कौन है? नाबार्ड है। और क्यों है नाबार्ड? इसके पहले की कहानी क्या थी? जब नाबार्ड को अपने हाथ में सब कुछ लेने की ज़रूरत पड़ी या रीजनल बैंक का इंट्रप्शन होने लगा, तो होता क्या था कि जब नाबार्ड नहीं था, जब बैंकिंग सिस्टम नहीं था, तो यहाँ पे लोगों को जो पैसा लेना पड़ता था एग्रीकल्चर के लिए, तो लोग अपने रिलेटिव से लेते थे या साहूकार महाजन से हेल्प लेते थे। तो साहूकार महाजन या जो भी रिलेटिव्स थे, उनसे जो रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करते थे वो बहुत हाई चार्ज करते थे। वो लोग मंथली 8%, 7%, 5% चार्ज करते थे। वहीं पे जो गवर्नमेंट है वो पर ईयर चार्ज करती है। तो कहीं ना कहीं
यहाँ पे बैंक से अगर कोई पैसा लेता है तो उसको बहुत प्रॉफिट होता है। तो यहाँ पे एक तरह से जो फार्मर थे उनका बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था क्रेडिट के नाम पे। इसलिए जो रीजनल रूरल बैंक हैं, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं, उन्हें डेवलप किया गया। और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक जो भी रूरल बैंक हैं, रीजनल बैंक हैं, उनका अपेक्स बैंक कौन है, हेड बैंक कौन है, नाबार्ड है। जिस तरह से अपेक्स बैंक कमर्शियल बैंक का अपेक्स बैंक कौन है, आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, हेड बैंक है, फादर ऑफ बैंक है। इसी तरह से जो रूरल बैंक है उनका अपेक्स बैंक और उनका जो हेड बैंक है वो नाबार्ड है। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये इस्टेब्लिशमेंट इसका कब हुआ था, 1982 में इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। और इस तरह से जो नाबार्ड है, नाबार्ड के अंदर जितने भी रीजनल रूरल बैंक हैं वो वर्कआउट करते हैं, काम करते हैं। अगर किसान को किसी प्रकार का कोई लोन लेना है तो वो भी बहुत ईजी टर्म्स में मिल जाता है। कहाँ से, जितने भी रूरल बैंक होते हैं। क्योंकि शहर में जो भी किसान होता है उसको आने में हेजिटेशन होता है, प्रॉब्लम होती है। तो ये हर गांव या ये हर कस्बे में होते हैं। तो इस तरह से जो भी फार्मर होते हैं उनको ईज़िली जो लोन है वो प्रोवाइड हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट है रेगुलेटेड मार्केट। यहाँ पे रेगुलेटेड मार्केट का मतलब क्या है, कई बार ऐसा होता है कि किसानों ने अपना प्रोडक्शन तो कर लिया, फार्मिंग अच्छे से कर लिया, कल्टीवेशन कर लिया, क्रॉप भी अच्छे से, उनका प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी फसल हुई, लेकिन एक्चुअल में उनके पास प्रॉब्लम क्या है, उसे सेल करने की, उसे बेचने की। उसके लिए भी उन्हें मेडिटेटर की ज़रूरत है कि कहाँ पे आपको सेल करना है, कितने पैसे में सेल करना है। क्योंकि जो किसान है वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं होता है। तो यहाँ पे उसके सामने भी वही प्रॉब्लम कि उसने जहाँ पे बेचना है वो सही दाम पे उसका परचेज़ करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो यहाँ पे गवर्नमेंट क्या होता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी। मिनिमम सपोर्ट प्राइस में क्या होता है कि गवर्नमेंट ने एक, मान लीजिए, प्राइस डिसाइड किया मिनिमम कि आपको हम इतना प्राइस देंगे, आप हमारे पास सारा का सारा स्टॉक सेल करो, आपको इधर उधर भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसके अलावा आप फ्री हैं, आप कहीं भी आप प्राइस पहले बार्गेनिंग करिए, कई जगह आप प्राइस जो है वो सर्च करिए कि एक्चुअल में हम आपको जो भी प्राइस, जितने भी प्राइस पे आपका स्टॉक ले रहे हैं, परचेज़ कर रहे हैं, वो सफिशेंट है भी कि नहीं है। तो इस तरह से गवर्नमेंट क्या करती है कि आपको इधर उधर भटकने से अच्छा है। और जो भी मीडिएटर्स होते हैं उनको भी एक तरह से एबॉलिश, उनका भी एक तरह से काम ख़त्म हो गया। क्योंकि गवर्नमेंट ने डायरेक्ट आपसे इंटरप्शन किया। मीन्स आपको जो भी सामान प्रोड्यूस करना है, आपके पास कोई हेडक नहीं है कि कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है, हमें कोई मार्केट नहीं पता। तो आपको किसी प्रकार की कोई मार्केट सर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके लिए जो गवर्नमेंट है वहाँ पे आप एज आ सारा स्टॉक आप सेल कर सकते हैं और एक अच्छा खासा प्राइस भी आपको अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी। यहाँ पे क्या होता है कि पहले हमने आपको बताया है कि जो कोऑपरेटिव मार्केट सोसाइटी क्या होता है कि पहले आप सिंगल मार्केटिंग करते हो, वहाँ पे सिंगल कल्टीवेशन की बात की गई थी, फिर उसके बाद जॉइंट कल्टीवेशन की बात की गई थी। इसी तरह से यहाँ पे सिंगल आप सामान बेचने जब जाते हो तो आपका सामान सस्ता बिकता है, या कई बार आपको रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि भैया ले लो, आप ले लो, आप ले लो। लेकिन जब आप कोई चीज़ बल्क में बेचते हो तो ऑलरेडी एक मार्केट होती है, कई फार्मर आपस में मिल जाते हैं, बल्क में अपना प्रोडक्शन, जब अपना जो भी प्रोडक्ट है जब सेल करते हैं मार्केट में तो उन्हें अच्छा खासा प्राइस भी मिल जाता है और अच्छे से उनका सेल भी हो जाता है। तो उन्हें बहुत ज़्यादा इधर उधर भटकने की ज़रूरत भी नहीं होती है और उन्हें अच्छा खासा प्रॉफिट भी अर्न हो जाता है। तो इस तरह से अब हम देखेंगे कुछ, ये आपका क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशंस। ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या किया गया है, लाइक जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो भी कहीं ना कहीं लैंड रिफॉर्म्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ग्रीन रेवोल्यूशन क्या होता है, हरित क्रांति। ये कब आया था, ये जब 5 ईयर्स प्लान स्टार्ट किया गया था 1966-67 में ये स्टार्ट किया गया था। क्या स्टार्ट किया गया था, ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति। और हरित क्रांति लाने का जो क्रेडिट है प्रोफेसर नॉर्मन ई बोरलॉग को जाता है, जो कि अमेरिका के थे। भारत में, इंडिया में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने का जो क्रेडिट है MS स्वामीनाथन को जाता है और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है, एंड जो सैम पृथ्वीदास हैं इनको भी जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसमें क्या क्या किया गया, चलिए देखते हैं। ग्रीन रेवोल्यूशन
यहाँ पे अडॉप्टिंग ऑफ हाई यील्डिंग सीड्स मीन्स जो बहुत ही उन्नत प्रकार के बीज थे उन्हें यूज़ किया गया ग्रीन रेवोल्यूशन के तहत। तो उससे क्या हुआ, प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी बहुत तेज़ी से बढ़ी। उसके बाद सप्लाई ऑफ केमिकल्स फर्टिलाइजर्स, यहाँ पे होता क्या था कि जो केमिकल्स या जो भी खाद वगैरह यूज़ की जाती थी उसमें क्या होता था कि जो फसल थी उसमें बहुत सारे जो कीट हैं वो फसल को नष्ट कर देते थे। लेकिन जब पेस्टिसाइड्स का यूज़ हुआ, केमिकल बेस्ड जो भी वहाँ पे फर्टिलाइज़र्स यूज़ हुए, खाद वगैरह यूज़ हुए, तो उससे क्या हुआ कि जो फसल है वो सेफ़ रहती थी, और जब सेफ़ रहती थी तो कहीं ना कहीं प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दिखेगी। तो इससे ग्रीन रेवोल्यूशन में ये काफ़ी चेंजेस आए। उसके बाद एक्सपेंशंस ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ और बड़े लेवल पे सिंचाई की सुविधा भी प्रोवाइड की गई, और वो भी हाई टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की गई कि किस तरह से आपको सिंचाई करनी है। क्योंकि पहले क्या जब ग्रीन रेवोल्यूशन नहीं आया था, जब परंपरागत ढंग से कृषि होती थी, पुराने ढंग से, पुराने मेथड से जब एग्रीकल्चर किया जाता था, कल्टीवेशन, तो उसमें क्या होता था कि सिंचाई के लिए जो फार्मर्स थे वो कच्ची नालियों का ही प्रयोग करते थे। जब कच्ची नालियों का प्रयोग किया जाएगा तो पानी का अधिकांश भाग नालियाँ ही सोख लेंगी, मिट्टी सोख लेगी। तो इससे क्या होता था कि बहुत ज़्यादा लॉस भी होता था, और जितना पानी की ज़रूरत होती थी, जितनी सिंचाई की ज़रूरत होती थी, वो प्रॉपर नहीं मिल पाता था। लेकिन जब इरिगेशंस की उसमें क्या प्लास्टिक के न्यू टेक्नोलॉजी और ग्रीन रेवोल्यूशन के थ्रू बताया गया कि प्लास्टिक के पाइप्स फॉर इरिगेशंस यूज़ कीजिए, सिंचाई के लिए आप घुमावदार पाइप्स यूज़ कीजिए। इससे क्या होगा, जो पानी है, जो पानी है वो वेस्ट नहीं जाएगा, जितना ज़रूरत है उतना ही प्रॉपर वे में यूज़ होगा। उसके बाद यूज़ ऑफ मशीनरीज़ में क्या है, पहले लोग हल यूज़ करते थे और जो ओल्ड टेक्निक्स वगैरह यूज़ करते थे। लेकिन जब हाई टेक्नोलॉजी आई तो लोगों ने हार्वेस्टर और लाइक ट्रैक्टर और क्रेशर्स इस टाइप की मशीनरीज़ यूज़ की। तो लोगों को लाइक बहुत टाइम लग जाता था, कई बार उनकी फसल भी नष्ट हो जाती थी, बारिश हो गई तो सडन उनकी फसल पूरी नष्ट। लेकिन हार्वेस्टर से क्या हुआ, जब नई टेक्नोलॉजी डेवलप हुई तो हार्वेस्टर से फटाक से सारी जो फसल होती है वो क्रॉप कर ली जाती है, आपकी हार्वेस्ट कर ली जाती है। और जो भी लाइक जुताई के बाद करेंगे कल्टीवेशन के लिए तो ट्रैक्टर, इट्स वेरी इजी। तो इस तरह से क्या होता है कि जो नई टेक्नोलॉजी डेवलप की गई उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी में। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफ़ी डेवलप हुआ। यहाँ पे मल्टीपल क्रॉपिंग, एक साथ बहुत सारी फसलें उगा सकते हैं, और जो फार्मर होते थे उनको इंसेंटिव प्राइजेस भी अच्छे से मिल जाते थे। लैंड रिफॉर्म्स प्रॉपर वे में हुआ, एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स फॉर स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर। जैसा मैंने आपको पहले ही बताया है कि जो यहाँ पे कंसोलिडेटेड ऑफ लैंड रिफॉर्म इसके तहत किया गया था, और सीलिंग ऑफ लैंड होल्डिंग भी इसके अंतर्गत ही आता है। तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन जो है वो बहुत अच्छे से वर्कआउट किया। लेकिन कहीं हद तक इसमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं, इसकी कुछ लाइक कमियां भी हैं। क्या कमियां हैं देखेंगे। एक्चुअली जो ग्रीन रेवोल्यूशन 1967 में जो स्टार्ट किया गया था उसके अंतर्गत गेहूँ और चावल पे ज़्यादा फोकस किया गया था। तो इससे हुआ क्या कि गेहूँ में से गेहूँ का तो प्रोडक्शन बढ़ा, लेकिन जो राइस का प्रोडक्शन था वो एज इट इज़ हुआ। और इसका जो फ़ायदा है, इसका जो प्रॉफिट है वो उन्हीं क्षेत्रों में मिला जो क्षेत्र ऑलरेडी बहुत डेवलप थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, जिनके पास सिंचाई की एनफ फैसिलिटीज़ थी। लेकिन जिन क्षेत्रों में सिंचाई के प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं थी, जो मार्जिनल फार्मर्स थे, उन्हें क्या हुआ, उनको इसका किसी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं मिला। क्योंकि जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया था वो कहीं ना कहीं महंगी क्रांति थी, क्योंकि इसके लिए जो भी हाई यील्डिंग सीड्स थे, जो भी मशीनरीज थी, जो भी टेक्नोलॉजी थी, वो सारी की सारी पैसे से परचेज़ की जाती थी। और जो मार्जिनल कृषक होता है, जो सीमांत कृषक है, उसके पास इतना पैसा नहीं होता है। तो देखा गया है, इसका कंक्लूज़न हम आपको बताएंगे कि जो इसका इम्पैक्ट है, जो इसका इफ़ेक्ट है, ये पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ ही राज्यों में इसका इम्पैक्ट देखा गया। लेकिन ग्रीन रेवोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है उन क्षेत्रों में बिल्कुल नहीं रहा जहाँ पे सिंचाई के जो साधन थे वो बिल्कुल नहीं थे या ना के बराबर थे। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ग्रीन रेवोल्यूशन है वो बहुत हद तक सफल नहीं रही है, क्योंकि
ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने केमिकल बेस एग्रीकल्चर को प्रमोट किया है। और जब आप केमिकल बेस एग्रीकल्चर को प्रमोट करोगे तो हुआ क्या, पेस्टिसाइड कीटाणुओं को मारने के लिए, फसल को बचाने के लिए जो भी पेस्टिसाइड यूज़ किए गए केमिकल बेस, उससे लैंड की जो ऊपरी सतह होती है, मिट्टी की जो ऊपरी सतह है, वो इतनी हार्ड हो गई कि उसमें जल अवशोषण करने की जो कैपेसिटी है, जो सिंचाई का पानी था उसमें ऑब्जर्व ही नहीं हो पाता था, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी है वो धीरे धीरे फॉल कर रही है। तो इस तरह से जो ग्रीन रेवोल्यूशन है उसके इम्पैक्ट देखे गए हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूं कि लैंड रिफॉर्म्स के लिए सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन भी इम्प्रूव किया गया है। ये 1992 में डेवलप किया गया था और इसे भी MS स्वामीनाथन और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम एंड सैम पित्रोदा के द्वारा इसे डेवलप किया गया था। इसमें उन चीज़ों पे फोकस किया गया था जिन चीज़ों पे फोकस फर्स्ट ग्रीन रेवोल्यूशन में नहीं किया गया था, लाइक दलहन पे, तिलहन पे, मोटे अनाजों पे किसी प्रकार का कोई फोकस नहीं किया गया था। तो इस तरह से ग्रीन रेवोल्यूशन, जो सेकंड ग्रीन रेवोल्यूशन डेवलप किया गया, उसमें इन चीज़ों पे अच्छे से फोकस किया गया और ऑर्गेनिक फार्मिंग पे ज़्यादा फोकस किया गया। क्योंकि ऑर्गेनिक फार्मिंग इसलिए फोकस किया गया क्योंकि कहीं हद तक जो केमिकल बेस फार्मिंग थी वो कहीं ना कहीं लैंड को नुकसान पहुंचा रही थी। इसलिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चंस हैं ये इस टॉपिक से रिलेटेड है, लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिया। राइट द मीनिंग ऑफ लैंड रिफॉर्म्स, व्हाट डू यू मीन बाय जमींदारी सिस्टम, and write the definitions of ceiling of land holding, and what do you mean by consolidations of holding, and what do you mean by joint farming. स्टूडेंट्स, इन सारे ही क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों को फाइंड आउट करने हैं और आपको इस ईमेल आईडी में सेंड करना है jitu.citycollege@gmail.com। स्टूडेंट्स, आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।